गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, कैसे हैं और क्या हाल चाल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आपको कराऊंगा बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट 2, जो कि रुकमणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट बुक से हम ले रहे हैं। इस बुक में दिया गया है मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और जीके एंड जीएस। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मैथ्स से, फिर रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको हम, फिर कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट, फिर हिंदी, इंग्लिश एंड जीके जीएस। और यही आपका सिलेबस भी है, सब 20-20 नंबर का। तो ज्यादा हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे और चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ, जो लिखा गया होगा आपके बुक में टेस्ट सीरीज 2। और डायरेक्ट मैथ की प्रश्न स्टार्ट होता है कहां से डियर? तो मैथमेटिक्स की जो प्रश्न स्टार्ट होता है वह होता है यहां से, प्रश्न संख्या 61 से। तो प्रश्न में क्या लिखा गया है? एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ऐसे जब प्रश्न हो आपके सामने कि इतना पे बेचने पर इतना के लॉस हो या इतना के प्रॉफिट हो, और कितना पर बेचा जाए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए या इतना लॉस होना चाहिए, तो करने का जो सबसे आसान तरीका रहेगा वो आपके लिए क्या रहेगा कि रुपया 2340 को ऊपर लिखना है। रुपया 2340 को ऊपर लिखिए और इतना में बेचने पर आपको 10% की हानि हो रहा है, तो 100 में से 10 घटा लीजिए, हो जाता है 90। तो 90 से कर दीजिए डिवाइड, और आपको जो चाहिए उसको करना है मल्टीप्लाई। आपको चाहिए 15% का लाभ रहेगा तो 100 में 15 जोड़ देना है, यानी 115 से गुणा कर देना है। इतना करके कटिंग कुटिंग कीजिएगा, आंसर आपके सामने रहेगा। अब काटिएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा डियर, 3 के पहाड़ा में कट जाएगा, 3 तिया 9, और 3 के पहाड़ा में ये कटेगा क्या? 3 5 9 कट जाएगा, 3 7 21, 3 8 24। अभी भी ये 3 के पहाड़ा में कट रहा है, इसको 3 के पहाड़ा में काट दिएगा तो ये कट जाएगा कितना? 3 9 6, 3 6 18। आप डायरेक्ट 9 के भी पहाड़ा में काट सकते थे। तो यहाँ पे आया 26 गुने 115। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आना होगा आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 26 गुने 115 को, तो मल्टीप्लाई करने का बहुत सारा तरीका है। 26 गुने 100, यानी कि आंसर डियर 2600। देखिए अंदाज कैसे लगाना है, ये 26 लिखे, आप निचली क्लास में पढ़े होंगे, पीछे की क्लास में 115 है तो इसको आप 100 + 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 26 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर 2600 आएगा। अब फिर 26 को 15 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा, यानी आंसर 2600 से ज्यादा होना चाहिए। आंसर जब 2600 से ज्यादा होगा तो ये एसीडी कट जाएगा, एक ही आंसर बचेगा ऑप्शन बी। तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी आंसर आप दे सकते थे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है? तो डियर प्रश्न में लिखा गया है, एक तैराक जिसके स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है। धारा की चाल आपको ज्ञात करना है। जब भी नाव धारा वाला प्रश्न हो तो आपको एक चीज ऑलवेज याद रखना है कि हमेशा नाव की चाल ज्यादा होता है धारा की चाल से। यदि कोई धारा में तैर रहा है, चाहे नाव तैर रहा है चाहे आदमी तैर रहा है, तो आदमी का भी चाल धारा की चाल से ज्यादा होगा, तभी आप उस धारा में कंफर्ट हो पाएंगे, तैर पाएंगे। अगर आपका चाल या नाव की चाल धारा की चाल से कम है तो उसमें नाव या आप तैर ही नहीं सकते हैं, वो डूब जाएगा। तो ऑलवेज याद रखना है डियर कि एक तैराक है, तैराक रहे चाहे नाव रहे, ऑलवेज उसी का चाल ज्यादा होगा, धारा का कम रहता है। तो डियर यहाँ पे हम तैराक को मान लेते हैं कि ये तैराक x है, और ये धारा जो है ना लिखा हुआ, ये धारा की चाल को हम y मान लेते हैं। तैराक को x और धारा को y, तो आपको पता चल गया कि x ग्रेटर देन y, सिंपल मेथड है। और यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? स्थिर जल में चाल, जिसकी स्थिर जल में चाल, किसकी? तैराक की। तैराक जब तैरेगा और स्थिर जल में, जहां पे बिल्कुल धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, सिंपल वाटर रुका हुआ है जैसे तालाब में, उसमें तैरेगा ये तैराक, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, यानी x बराबर हो गया डियर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे धारा की चाल ज्ञात करना है, तो धारा की चाल तो आप y माने है ना, धारा की चाल y माने है, यानी कि y बराबर वाट। अब ये क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में जाएगा तो सापेक्ष चाल जो होता है वह जुट जाता है, यानी कि सापेक्ष चाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर? सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल हो जाएगा। इसको हम भी चाल को भी से सूचित करते हैं। सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा डियर
x प्लस वाई। तो ये हो गया डियर x प्लस वाई, जिसको आप डायरेक्ट बोल सकते थे 9 प्लस वाई, यही ना। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इतना तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर आपको बोला गया है कि 45 मिनट में 9 किलोमीटर जाता है। तो एक फॉर्मूला आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। सबको पता है कि डिस्टेंस बराबर चाल गुने में समय होता है। 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है 9 किलोमीटर। ये जो चाल की बात करें, सापेक्ष चाल धारा की दिशा में 9 प्लस वाई है, तो आपको लिखना पड़ेगा डियर 9 प्लस वाई। और गुने, ये समय की बात करें तो 45 मिनट लेता है, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय भी आपको घंटा में लिखना पड़ेगा। 45 मिनट है तो 45/60 लिख दीजिए। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। जब इसको आप काटेंगे तो 15 × 45, 15 × 60 ऐसे कट जाएगा। जब इस प्रकार से कटेगा तो ये गुना में 3/4 है, ये इधर भी आ जाएगा ना, आ जाएगा। क्या इतना बात आपको समझ में आ रहा है? ये 3/4 होगा तो बटा में 4 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाई 1 करके, तो ये 4 × 9, तो इधर हो जाएगा डियर 36। ये 3 का मल्टीप्लाई इससे 27 + 3y। इसको इधर लाइएगा तो कितना देगा डियर? 9 = 3y। इसीलिए y का मान यहां से आप बता सकते हैं 9 में 3 से डिवाइड करके 3 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी होगा। यहां तक समझने में किसी कोई समस्या? देखिए इतना विशेष में इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, और इस प्रकार के जब भी प्रश्न आपके सामने आए एग्जाम में तो आप उड़ा देंगे। तो इसलिए घबराएंगे नहीं कि समय अधिक ले रहे हैं सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब देखिए ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। √51 प्लस √134 प्लस 5 √42 प्लस √16 प्लस √9। सबसे पहले तो मैं आपको इसको हल करके आंसर बता देता हूं, फिर बताऊंगा कि बिना हल किए हुए भी जान सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा बाई ऑप्शन। तो हल जब इसको कीजिएगा आप डियर, तो करना क्या है कि सबसे अंदर में जो रूट रहेगा ना, पहले उसका हल करेंगे। जैसे ये √16 है, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। रूट से बाहर 16 निकलेगा तो ये 4 देगा, और रूट से बाहर 9 निकलेगा तो ये 3 देगा। यहां तक तो किसी कोई समस्या नहीं। बीच में प्लस का चिन्ह, बीच में प्लस का चिन्ह। 42 और 4 46, 46 और 3 होता है 49। ये 49 अभी रूट अंडर में है, ध्यान रहे कि ये 49 अब रूट अंडर में हो जाएगा। जब 49 रूट अंडर से बाहर आएगा तो वो 7 देगा। कितना देगा डियर? 7 देगा। तो आपको कितना मिलेगा डियर? यहाँ पे देखिएगा तो 51 प्लस √134 प्लस ये 49 हुआ तो 7 बाहर आएगा, तो 7 × 5 = 35, ये गुना 5 से हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डियर 35। अब ध्यान दीजिए ये 51 है लिखा हुआ, और इसको जोड़िएगा 134 और 35 को तो 169 होता है। तो जब रूट अंडर 169 होता है, इसका वर्गमूल 13 होता है, यानी इससे बाहर 13 आएगा जो कि इसमें जुट जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा तो इसको जोड़िएगा तो ये 64 देगा, बाहर आने पर ये 8 देगा। करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अब कहिए कि सर बिना बनाए हुए इस प्रश्न का आंसर हम कैसे जानते हैं? तो बिना बनाए हुए डियर आप ये कर सकते थे कि यहां देखिए 51 प्लस सबसे बड़ा रूट ये रहा, इसके रूट अंडर में 51 लिखा गया है। 51 के आगे अगर कुछ भी ज्वाइन होता है, कुछ भी जोड़ होगा, कुछ भी जुटेगा, तो 51 यानी कि इसे थोड़ा सा आगे जोड़ कर देखिएगा तो 64 आएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। आंसर 8 आएगा, नहीं तो 81 होगा, और नहीं तो 100 होगा। यानी कि ना तो 8 होगा, या तो 8 आंसर होना चाहिए, 9, 10, 11 ये सब होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है सिर्फ 8, बाकी इससे बहुत आगे 64 गया, 520, 197, इसीलिए ये सब गलत हो गया। हाँ ये सब भी आंसर हो सकता है जब यहाँ पे और बड़ा बड़ा नंबर होगा तब। अब 64 वर्गमूल लाने के लिए 64 का मतलब 40 96 होता है। 4096 कहीं से पूरने वाला लग रहा है जोड़कर? कभी नहीं। तो ये सब काहे होगा? गलती हो जाएगा। ये सब ओनली वन आंसर, ऑप्शन है 8। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्नलिखित को हल कीजिए। 8 × 42 - 3 प्लस 27 डिवाइड 3। ये तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले डिवाइड करना है। 27 को डिवाइड 3 से करेंगे 9 आ जाएगा ना, मन ही मत सोचिए। 27 को डिवाइड 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, तो ये 9 हो गया। अब गुना करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो 42 × 210, तो 210 - 3 + 9।
अब देखिए 210 में से 3 घटा लीजिए 207, 207 में 9 जोड़ दीजिए 216। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ये सब तो आप समझते ही होंगे। ऐसा कोई बात है जो आप नहीं समझ रहे और हम समझाने की कोशिश लाख कर रहे हैं? हो ही नहीं सकता है। हम समझाएंगे और आपको समझ में नहीं आए, इम्पॉसिबल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 1920 और 16 है। यदि संख्याओं में से एक 240 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ का जब चैप्टर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है कि नहीं होता है? इसमें से कोई एक संख्या अगर दिया गया होता है और दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो सिंपल, अगर हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो एलसीएम गुने एचसीएफ फॉर्मूला याद रखने का तरीका भी आपको बताए थे कि दूसरा अगर ज्ञात करना है तो पहला को नीचे रखिए, पहला ज्ञात करना है दूसरा को नीचे रखिए और ऊपर में ऑलवेज एलसीएम गुने एचसीएफ आएगा। वही फॉर्मूला एलसीएम एचसीएफ का है। अगर एलसीएम ज्ञात करना है पहला गुने दूसरा, एलसीएम ज्ञात करना है तो एचसीएफ ही नीचे, यही तो करना है। तो यहाँ पे एलसीएम गुने एचसीएफ यानी कि 1920 गुने 16 आप रख दीजिएगा, 1920 गुने 16 और डिवाइड कर दीजिएगा किससे? 240 से। ये 240 आप डिवाइड कर दिए। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे डियर, ये 0 से 0 कटेगा और आपको एक चीज दिख गया होगा कि डायरेक्ट ये 24 के पारा में 24 अठे कट जाएगा। ये तो 24 के पारा में 8 मरतबे कट गया, 16 गुने 8 कितना होता है डियर? 128। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यदि मैथमेटिक्स की ये सब प्रश्न इतना बढ़िया से समझाने के बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपका बेसिक कंप्लीट ना हो और कहीं से भी आप बेसिक तरीका से क्लास को नहीं किए हैं और आप पियोन की भी तैयारी करें, कलर की भी तैयारी करें, तो मैथ रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैथ रीजनिंग को कहां से आप क्लियर करें जल्दीबाजी में? अभी तो लाइव क्लास आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो मेरा जो विजय बैच एक है, ये एक मेरा विजय बैच है जो स्पेशल पियोन के लिए डिजाइन किया गया है और उसमें क्लास चल रहा था डियर 23/6/2023 से। क्लास हो गया समाप्त, कुछ ही क्लास बचा हुआ, कुछ ही, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का। इसमें मैथमेटिक्स का लगभग क्लास समाप्त हो गया है। यदि आपका मैथ्स कमजोर है तो बेसिक से एक बार पढ़ लीजिए, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चपरासी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार सिविल कोड विजय बैच चपरासी के लिए, जिसमें आपको 0 टू हीरो यानी कि बेसिक टू हाई लेवल मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सुबह शाम तो ये क्लास चलता था लेकिन अभी बंद है। अभी आपको रिकॉर्डिंग क्लास करना पड़ेगा और उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, विशेष डाउट होगा उसके लिए हम हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा ये, और आप जिस प्रकार से एग्जाम देने जाइएगा और जिस प्रकार से बुक में प्रैक्टिस सेट रहता है उसी प्रकार से मिलेगा, दे सकते हैं। और याद रहे कि इसका फी जो था शुरुआत में 450 से, लेकिन अभी ओनली रिकॉर्डेड बैच है, इसलिए आप इस बैच को मात्र 350 में ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होगा इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ मैथ्स का, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है? प्रश्न संख्या 66, यदि ए, बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है तो 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? सिंपल प्रश्न है। जब भी आपको एवरेज एज या एवरेज में कुछ भी दिया गया हो तो आपके दिमाग में पहले चलना चाहिए उसका योगफल। जैसे दिया गया है कि ए, बी, सी की औसत आयु 22 वर्ष, यहाँ पे 3 आदमी हैं, तीनों का औसत आयु 22 वर्ष, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वह 22 गुने जितना एवरेज है उतना और जितना आदमी का एवरेज है गुने उतना, यानी कि 22 गुने 3 बोले तो ये तीनों का योगफल 66 वर्ष हो जाएगा। अब यह 66 वर्ष में और कंडीशन है कि बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष, बी और सी की औसत आयु तो समझ में आ जाना चाहिए कि बी प्लस सी औसत आयु बोले तो आपको एवरेज यानी कि सम यानी कि योगफल निकाल लेना है। 25 वर्ष बोले तो ये 50 वर्ष हो जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, इतना तो आप सोच ही सकते हैं, ए बी सी तीनों को जोड़ने के बाद 66 है, इनमें सिर्फ बी और सी 50 वर्ष का है, ए का वैल्यू कितना होगा? सिंपल है कि आप 66 में से 50 घटा लीजिएगा। इसीलिए डियर ए का जो आयु होगा, सॉरी आयु नहीं, आयु 66 माइनस 50 बोले तो 16 वर्ष। ये कब का हुआ? वर्तमान का। हमसे पूछा गया 9 वर्ष बाद ए की आयु, तो इसमें 9 साल जोड़ देंगे ना
तो 16 9 25 वर्ष ना हो जाएगा, ऑप्शन डी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ऐसा प्रश्न। चलिए तो बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है, पी क्यू उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है और एंगल RPO का मान 39 डिग्री है, तो एंगल RQP का माप ज्ञात कीजिए। सिंपल है, यहां पे एक कोण दिया गया है, दूसरा कोण आपको ज्ञात करना है। तो सोचिए ना कि ये वृत्त है, ये सिंपल एक वृत्त बना लीजिए। ये वृत्त में कहीं ना कहीं तो इसका एक केंद्र होगा, और ये केंद्र से एक व्यास होकर गुजर रहा है। व्यास ऑलवेज केंद्र से होकर गुजरता है, तो मान लीजिए कि यह एक व्यास है, और ये जो व्यास है इसका नाम दिया गया है पी क्यू। यहाँ पे पी रखिए और यहाँ पे क्यू, ठीक है, रख दिए। उसके बाद इस वृत्त पर कहीं एक बिंदु है जिस बिंदु का नाम आर है। मान लेते हैं कि ये बिंदु यहां पर है और इसका नाम हम आर रख देते हैं, रख दिए। दिया गया है कि आरपीओ जो कोण है वह 39 डिग्री का है, और ये केंद्र O है। आरपीओ और आरपीओ ये जो कोण है ना डियर, ये कोण, तो यहां पे तो अभी कोण नहीं बन रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा डियर कि यहां पे आपको इससे मिलाना पड़ेगा। आर पी, ये इससे इसको मिला लीजिए। ये थोड़ा सा टेढ़ा मिल गया तो इसके लिए घबराना नहीं आप। यहां से इसको मिला लीजिएगा, ये त्रिभुज बन गया। अब यहां पे दिया गया है आरपीओ का मान 39 डिग्री है, तो ये आरपीओ ये जो कोण होगा डियर ये 39 डिग्री का है। और आपसे पूछा गया है आर क्यू पी इसका मान आपको बताना है, यानी ये कोण का मान आपको बताना है। तो आपको एक पता होना चाहिए बात कि यहां जो कोण बनता है इस पूरे वृत्त में, यहां पे जो कोण बनेगा ये कोण 90 डिग्री का होता है। कितना होता है डियर, 90 डिग्री का। तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज आर पी क्यू, कोई भी त्रिभुज का जो कोण होता है 180 डिग्री का होता है। इसके साथ जब इसको आप जोड़िएगा तो ये कितना बन जाएगा डियर, 90 और 39। तो डियर 90 और 39 हो जाता है 90 या 30 120, यानी 129 हो जाएगा। अब ये दोनों मिला के 129 डिग्री हो गया, टोटल 180 होना चाहिए। 180 में से आप 129 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 51 डिग्री का। इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। अब चलते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 68 में क्या लिखा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 64 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ये देखिए डियर लिखा गया है 64 12 में जोड़ना है और प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो आप सभी को पता है कि ये 64 12 ये 6412 है। इसके आसपास कोई नंबर आपको दिमाग में क्लिक कर रहा है जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो ये 6400 अगर होता तो ये 40 का स्क्वायर होता, सॉरी, अगर ये 6400 होता तो 80 का स्क्वायर होता। सिंपल है कि अगर ये 6400, जैसे आप ये 6400 लिखिए, आप प्लस 12 लिखिएगा, तो ये 6400 डियर किसका स्क्वायर है, 80 का स्क्वायर है, 80 का स्क्वायर। तो इसमें कितना और जोड़ेंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग बनेगा। यानी पूर्ण वर्ग बनने का मतलब कि 80 के स्क्वायर के बाद अब 81 के स्क्वायर होना चाहिए। तो आप सभी को 81 का स्क्वायर पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 81 का स्क्वायर, निकाल सकते हैं। अब 81 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके तो आप निकाल ही सकते हैं। हम आपको बताते हैं वो ट्रिक जिससे आप तुरंत निकाल पाएंगे 81 का स्क्वायर। जब यहाँ पे दिया गया है, या आप पता कर लिए कि 80 का स्क्वायर 6400 है, तो इसके जस्ट अगला जो 81 का स्क्वायर होगा ना, यह 6400 और 80 और 81 को इसमें जोड़ देना है, 80 प्लस 81 इसको जोड़ दीजिए। जब इसको आप जोड़िएगा डियर तो 80 81 161 होता है, यानी कि 6400 और एक 6500 कितना हो जाएगा, 61, ये हो गया। यानी हमको जो आना चाहिए अगला 6400 के बाद 6500 61 आना चाहिए। लेकिन यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि
तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इतना हमको चाहिए और ये 6412 दिया गया है, तो कितना और जोड़ना पड़ेगा। तो सिंपल है कि 6561 आपको प्राप्त हो गया। जब 6561 आपको प्राप्त है, उसमें से 6412 घटा देना है। ये घटा दीजिए, ये 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा, ये 5 में से गया तो 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 और ये कैंसिल, 149 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। इतना आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वह 81 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डियर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69 क्या लिखा गया है। यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9.1/11% अधिक है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितना परसेंट कम है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 9.1/11% इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है तोड़ने के बाद डियर वह होता है 1/11। यहाँ पे ऋचा की आय मीना की आय से इतना अधिक है, अधिक बोला है तो इसमें ऊपर वाला को जोड़ देना है। अब कुछ नहीं, ऋचा बोले, मीना बोले, राम बोले, श्याम बोले, नाम लिखने से कोई जरूरत नहीं है। आपको 11 से लिख देना है 12, 11 से 12 लिख देना है। आपसे जब वहां पे पूछा गया कि अधिक है, तो लास्ट में पूछा जाएगा कितना परसेंट कम है। ये पूछा गया है ना, ऋचा की आय कितनी कम है मीना की आय से, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितना कम, ये पूछा गया। तो जब आपको अधिक दिया गया और कम पूछे, तो ऑलवेज याद रखना, ये नाम काम से कोई लेना देना नहीं है। 11-12 के बीच में अंतर 1 का, और आपसे आपको पूछा क्या कम है, कितना कम है। जब कम पूछेगा तो ज्यादा वाला, जब कम पूछेगा तो ज्यादा वाला, और अधिक पूछेगा तो कम वाला। यहाँ पे कम पूछा है तो ज्यादा वाला, यानी 12 को नीचे रखेंगे, गुने 100 करेंगे। ये कर लेंगे आप। जब इतना करेंगे और इसको जब पूर्णांक में तोड़ेंगे, 896 8.4/12% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। अब इसको अगर आप मिस्टेक से काट देते, इसको अगर काट देते 4 × 12, 4 के 25, ये 25/3 होता, तब यह आता 8.1/3। तो भी आपको घबराने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे 8 पूर्णांक आ रहा है तो 8 वाला को ही देखिएगा, ये 3 को 8 वाला है। यहाँ पे काटेंगे तो 1/4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1/3 है। यहाँ पे काटिएगा 5/6 देगा, गलत हो गया। यहाँ पे काटिएगा तो 1/3 आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है 8000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए यहाँ पे मैं जो आपको आइडिया दूंगा, उस आइडिया से आप तुरंत निकाल पाएंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है डियर, 8000, रेट कितना है डियर, 5%, और टाइम कितना है डियर, 2 साल। ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है डियर, सीआई। अच्छा, सीआई में क्या होता है और एसआई में क्या होता है। एसआई में सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ ब्याज जो लगता है वह प्रिंसिपल पे लगता है प्रत्येक साल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रत्येक साल ब्याज का पैसा मूलधन में चला जाता है और ब्याज पर ब्याज लगने लगता है। इस प्रकार से होता है कहानी, तभी जाके कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो डियर यहाँ पे यदि आपसे हम पूछते कि सिंपल बताइए कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट, तो 8000 का 5% निकाल के 2 से गुना, क्योंकि 5% 1 साल का आएगा, 2 से गुना करते, या सिंपल आप 8000 का 10% निकालते, तो बोलते कि सर इसका ऐसा ही होगा ना, वो 800 होगा। क्या होगा डियर, ऐसा ही 800 होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इससे ज्यादा होना चाहिए, तो 800 से थोड़ा सा ही ज्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मात्र 2 साल का है, तो 800 से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। इसका मतलब ये सब कट जाएगा, और ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये गलत। ऑप्शन ओनली ये सही है। ये था मुजबानी बनाने का तरीका मुंह से। अगर आप इसको लिखित रूप में बनाते तो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 5% है डियर, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, ठीक ना। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, तो ऊपर वाला को जोड़ देना है, 20 से कर देना है 21, और यहाँ पे समय 2 साल दिया गया है, तो इसका भी स्क्वायर पावर 2। अगर समय 3 साल आता तो इसका भी 3, इसका भी 3। याद रहे कि ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है।
इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में, ये स्क्वायर कीजिएगा तो डियर ये देगा आपको 400 और ये देगा 441। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया, 8000 प्रिंसिपल है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 400, तो 400 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, मतलब 400 से 441 हो जाता है। तो आपको ब्याज कितने का मिला डियर 41 का, तो मल्टीप्लाई 41 से जब इसको आप काटेंगे ना आराम से आंसर निकल के यही आएगा। इतना भी कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिंपल और मुजमानी तरीका से कर लीजिए आप। चलिए डियर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या दिया गया है, ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 20 दिन में, सी और ए 30 दिन में। ए बी सी अगर एक साथ मिल जाए तो उस परियोजना को, उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। एकदम साधारण प्रश्न है, करने का स्टाइल ये होना चाहिए ए प्लस बी अगर मिलेगा तो काम करेगा 10 दिन में, ए प्लस बी 10 दिन, ठीक है। बी प्लस सी अगर मिलेगा तो 20 दिन, और सी प्लस ए अगर मिल गया तो 30 दिन। अब टोटल काम पता नहीं तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 10, 20 और 30 का एलसीएम सबको पता है 60 होता है। अब 60 होता है तो क्या करना है कि 60 में 10 से डिवाइड कीजिएगा ना तो ये 6 आएगा, 60 में 20 से डिवाइड कीजिएगा ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। ये जो 6, 3, 2 देखा ना, इसको हम बोलते हैं कार्य करने की क्षमता, यानी कि इफिशिएंसी, कार्य क्षमता, ठीक ना। तो शॉर्टकट में आप क्षमता लिखे हैं। लेकिन ये जो क्षमता आया है 6, ये ए प्लस बी का है, ये क्षमता बी प्लस सी का है, ये क्षमता सी प्लस ए का है। इसका मतलब हुआ इधर सबको आपस में जोड़िएगा, तो देखिए जब जोड़िएगा तो डबल ए मिलेगा, डबल बी मिलेगा, डबल सी मिलेगा। तो आप 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक ही बार लिख सकते हैं, और इधर के क्षमता को जोड़ेगा 6, 3, 9, 2, 11, यानी ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता यदि आप निकाले तो 11/2 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि तीनों मिलकर उस काम को करे तो कितना दिन में करेगा, आपसे समय पूछा गया है। तो याद रखिए कि समय बराबर टोटल वर्क क्या आया है 60, 60 को ऊपर डिवाइड ये तीनों का टोटल क्षमता अभी निकाले 11/2 से डिवाइड, यानी 60 गुने 11/2 को पलटेंगे 2/11, मल्टीप्लाई कीजिएगा 120/11 दिन टोटल समय ऑप्शन ए में होगा। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो क्या लिखा गया है, यदि x बराबर a साइन थीटा और y बराबर b टेन थीटा हो तो a² - माइनस b² का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है कि a² में x², x का वैल्यू दिया गया है तो आप x² का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x² का वैल्यू आपको a² sin² थीटा आ जाएगा, सिंपल। और आपको y² का मान चाहिए तो y² बराबर b² tan² थीटा का वैल्यू हो जाएगा। और आपको निकालना है a² बटा में x² का वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाला, a² और sin² थीटा माइनस ऊपर में b² और बटे फिर y² का वैल्यू क्या है डियर b² tan² थीटा। आप यहां से एक चीज देख रहे होंगे कि a² से a² कट जाएगा, b² से b² कट जाएगा, ऊपर में एक बचा, इधर भी एक बचा, 1/sin² थीटा। सबको पता है कि 1/sin कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ पे डियर हो जाएगा कोसेक² थीटा माइनस 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, स्क्वायर है तो कॉट² थीटा हो जाएगा। अब यहां से आपको पता नहीं है कि कोसेक² थीटा माइनस कॉट² थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर सकते हैं 10th में, इसको प्रूफ करके भी ला सकते हैं। तो आंसर हो गया डियर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है, यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। पहले आप समझिए थ्योरी वाला बात कि 3 गो घन को पिघलाना है, एक बड़ा घन बनाना है, ये दोनों में क्या चीज सेम होगा, ये तीनों घन का जो आयतन होगा वही 12 घन का आयतन होगा, ये तीनों घन का जो वजन होगा यही 12 घन का वजन होगा। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि पिघलाने से उसका वजन कम जाएगा, ये सब आपको नहीं सोचना है।
क्योंकि जो मटेरियल होता है वह कभी कमता नहीं है, उसमें से पानी ही सिर्फ पिघलाने पर उड़ता है। तो यहाँ जो आयतन होगा वही आयतन वहां भी होगा। तो आपको सिंपल सोचना है कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है डियर भुजा का होल क्यूब। भुजा का होल क्यूब बोले तो ए का होल, शॉर्टकट में ए बराबर भुजा मान लें। तो भुजा का होल क्यूब यानी ए का क्यूब, तो ये पहला जो फर्स्ट पहला घन है उसका आयतन कितना होगा, प्रथम का, प्रथम घन का आयतन हो जाएगा 3 का क्यूब, बोले तो 27 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा क्यूब बोलते हैं, सॉरी दूसरा घन, सेकेंड घन का भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो आयतन होगा डियर 4 चौक 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया है। और 5 सेंटीमीटर थर्ड वाला का है, तीसरा का 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 5 का क्यूब, बोले तो 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मिलाकर के एक बड़ा बनाएंगे, इसको मिला देंगे और एक बड़ा बना देंगे, ये सबका आयतन भी तो जुट जाएगा ना। सबका आयतन जोड़ दीजिए, 125 में 64, तो डियर ये देगा आपको 169, उसमें 27 जोड़िएगा तो डियर ये कितना देगा 169, नहीं 64 25 69 20 89, तो डियर ये जो आपको देगा ये देगा आपको 216, ये सबको जोड़ने पर डियर ये देगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्क्वायर लिखने का मेरा आदत है। अब आप हमें बताइए कि कौन ऐसा घन आप बनाइएगा जिसका आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है। ये घन का भुजा क्या होगा, आप सभी को पता है कि घन का जो एक भुजा होता है, एक भुजा वह क्या होता है डियर, जब आपको इसका आयतन दिया गया होता है, एक घन का भुजा बराबर रूट अंडर यहाँ पे 3 और यहाँ पे आयतन, ये लिखते हैं। तो डियर ये आयतन 216 है, यानी कि आप इसको 6 गुने 6 गुने 6 लिख सकते हैं, फाइनली यह 6 निकल के आएगा। ये आपका सही जवाब है। इतना भी कुछ करने का जरूरत नहीं था, आपको सिर्फ ऑप्शन देखना था। 12 वाला का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो कौन ऐसा भुजा लेंगे जिसका हम क्यूब करेंगे तो 216 प्राप्त होगा। 7 का क्यूब 343 गलत, 5 का क्यूब 125 गलत, 4 का क्यूब 64 गलत, 6 का क्यूब 216 सही हो गया। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी सही है। अब चलते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा लुल्लू पुच्चू सा सवाल बीजगणित का। प्रश्न में दिया गया x² + 1 बराबर 2x, x - 1/x का मान आपको बताना। करना क्या इसमें कि जब x² + 1 बराबर 2x दिया गया है, तो आप एक चीज कर सकते हैं, ये दोनों तरफ x से डिवाइड कर दीजिए। जब दोनों तरफ आप x से डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड, यहां भी और यहां भी, तो फाइनली आपको x + 1/x नजर 2 आएगा। अब यहां से आप खुद सोचकर बताइए कि x का वैल्यू क्या रखिएगा ताकि इधर जोड़ने के बाद 2 पूर जाए इसके बराबर। सिंपल 1 रखना पड़ेगा, x बराबर 1, 1 + 1 = 2। जब x का मान हमको पता चल गया 1 है, तो x - 1/x बताने में क्या लगा, 1 - 1/1, 1 - 1 बराबर 0। सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सब में। चलिए अब देखते हैं डियर अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न मैथमेटिक्स का। ये रहा आपके सामने। प्रश्न में दिया गया यदि x अनुपात y बराबर 2:3 है, तो 5x + 3y अनुपात 5x - 3y का मान ज्ञात कीजिए। कुछ करना है इसमें, ये x का मान 2 हो गया, y का मान 3 हो गया, यहाँ पे रख दीजिए। x का मान 2 रखिएगा तो 5 दूना 10, 3 × 3 9, ये 19 हो जाएगा, अनुपात 5 × 2 10 - 9, 19 अनुपात 1 ना हो जाएगा, ये जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। कर लीजिएगा ऐसा प्रश्न। आप देखिए डियर रीजनिंग का पहला प्रश्न जो आपके सामने है, प्रश्न संख्या 76 में दिया गया है। एक निश्चित कूट भाषा में यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में सी हैज फीवर को का क्यू सी जो लिखा गया है, और हैज ही दैट शर्ट को डूर उ तू का लिखा गया है, उसी कूट भाषा में हैज को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल है, आपको यहां से करना पड़ेगा डियर कंपेयर। कंपेयर में हैज कहां पे लिखा गया वो देखिए, तो डियर हैज यहां पे लिखा गया है। अब देखिए इस लाइन में हैज दिया गया है, इस लाइन में हैज यहां पे है, और इस लाइन में भी हैज यहां पर है। जब ये दोनों लाइन में हैज दिया गया है, तो
तो दोनों का जो भी कोडिंग किया गया है उसमें भी हैज का कुछ कोडिंग होगा। तो हैज के लिए जो कोडिंग किया गया होगा वह सेम होगा दोनों जगह। तो ये दोनों में देखिए कि कौन सा कोडिंग है जो सेम है। तो के ए इसमें है क्या, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन क्यू वाई इसमें नहीं है, एस आई इसमें नहीं है, इसलिए हैज का जो कोडिंग होगा वह के ए होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। समझ के होंगे। चलिए देखिए डियर, प्रश्न संख्या 77 लिखा गया है, किसी कूट भाषा में PLACARD प्लाकार्ड को TPEYEVH के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मॉन्स्टर को किस रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है बनाने का कि आप ऊपर और नीचे करके इसको एक बार लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे PLACARD इसको आप लिख लिए। उसके बाद इसी का कोडिंग जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, TPEY, उसके बाद EV और H ये लिखा गया है। अब ये किस नंबर पे लिखा गया है लेटर पोजीशन में, उसको लिख लीजिएगा तो और आसान हो जाएगा। ये P16 पे आता है, L12 पे आता है, A1 पे आता है, C3 पे आता है, A1 पे, R18 पे और D4 पर आता है। P का 20 पे आना है, P का 16 पे आना है, E का 5 पे आना है, Y का 25 और E का 5, V का 22, H का 8 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, ये 16 से 20 हो गया। पहला लेटर का कंपेयर पहला लेटर से, पहले यही चेक करना है आपको। 16 से 20 हो रहा है यानी कि यहाँ पे 4 का वृद्धि। 12 से 16 हो रहा है तो यहाँ भी 4 का वृद्धि। 1 से 5 हो रहा है तो यहाँ भी 4 का वृद्धि। 3 से 25 हो रहा है तो यहाँ पे 22 का वृद्धि। 1 से 5 होगा तो यहाँ पे +4 का वृद्धि। 18 से 22 तो 4 का वृद्धि। 4 से 8 तो 4 का वृद्धि। यहाँ पे आपको लगा कि ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक ना। तो आपको करना क्या है कि ये जो ज्यादा बढ़ रहा है, या तो 4-4 बढ़ना चाहिए था या 4-4 घटना चाहिए था, या लॉजिक ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे 4-4 इधर बढ़ रहा है, 4-4 इधर बढ़ रहा है तो यहाँ 4 घटेगा। तो ऐसा हम एक बार चेक करके देखते हैं, क्या इसको हम 4 कमी करके लिख सकते हैं कि नहीं। और कैसे लिखेंगे, देखिए आप सभी को पता है कि ए जो है सो वह एक नंबर पे आता है। ए का पोजीशन वैल्यू 1 होता है। ए से गिनती स्टार्ट करेंगे, 26 तक जाएंगे, जेड आएगा। फिर 26 के आगे गिनती करेंगे, 27 आएगा। तो 27 पे कौन नंबर आएगा, तो पुनः 27 पे ए ही आएगा, क्योंकि जेड खत्म हो जाएगा तो फिर ए से स्टार्ट होगा ना। तो ए को हम 1 भी बोल सकते हैं और ए को हम 27 ही बोल सकते हैं। उसी प्रकार से हम बी को हम 2 भी बोल सकते हैं, बी को हम 28 ही बोल सकते हैं, सी को हम 3 भी बोल सकते हैं और सी को हम 29 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सी के जगह पे जो हम 3 लिखे हैं, इसको 3 ना लिख के हम 22, 29 भी लिख सकते हैं। अब ये 29 से अगर 25 हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे -4 की कमी है। बोल सकते हैं कि नहीं कि यहाँ पे -4 की कमी है। बिल्कुल लॉजिक पर आ गया कि इधर 4-4 प्लस, इधर 3 को 4-4 प्लस और बीच वाला में 4 माइनस हो रहा है। तो यही आपको कोडिंग यहाँ पे भी लगाना है। अब देखिए कोडिंग लगाना है तो आप मन ही मन लगा सकते हैं। m से 4 आगे, m से 4 आगे, m 13 पे आता है, 13-4 17, तो यहाँ पे m के बाद q हो जाएगा। o होता है डियर कितना पे, 15 पे, 4 आगे तो 19, q के आगे s हो जाएगा। n 14 पे आता है, 4 आगे करेंगे 18 बोले तो r हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 अंक 4 प्लस हो रहा था तो 3 अंक को 4 प्लस कर दिए। बिचला वाला 4 माइनस होता है, इसका मतलब 19 होता है। 19 से 4 माइनस करेंगे 15 होगा, यानी कि o हो जाएगा। स्टार्टिंग में QSRO होना चाहिए। QSRO सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आगे हम चेक नहीं करेंगे, ऑप्शन सी सही कर देंगे। अब देखिए डियर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, रिलेशन का प्रश्न, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। बी ए का भाई है, सी ए की पत्नी है, डी सी का पुत्री है, एफ ए का पुत्र है, बी एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है। पढ़ने से तो आपको काफी लटपटिया लगता होगा, लेकिन जब आप ब्लड रिलेशन सीखे होंगे तो ब्लड रिलेशन में यदि आप हमसे सीखे होंगे तो आपको हम सिखाएंगे कि फैमिली ट्री बनाना। तो फैमिली ट्री बनाने से ये प्रश्न बिल्कुल इजी हो जाता है। फैमिली ट्री बनाते कैसे हैं तो ध्यान दीजिए। जैसे लिखा गया है बी जो है ए का भाई है, बी जो है डियर यह भाई है तो ए का भाई है, ये सिंगल से मिला देंगे, भाई बहन को सिंगल से मिलाते हैं। सी जो है ए की पत्नी है, अब ए की पत्नी हो गई सी, अगर ये पत्नी है तो ऑटोमेटिक ये पति तो प्लस हो जाएगा, पति पत्नी का रिश्ता रहेगा तो इसको डबल लाइन से। डी जो है सी की पुत्री है, अरे सी की पुत्री हो गया डी, ये पुत्री है तो माइनस।
एफ जो है ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है डियर? एफ है, ये पुत्र हो गया। बी जो है एफ के बच्चे से कैसे संबंधित होंगे? बोला गया है कि बी जो है वह एफ के बच्चे से कैसे संबंधित होंगे, और वहां पे एक चीज लिखा गया, एफ जो है ए का पुत्र है। तो सिंपल यहां पे देखिए, बी एफ के बच्चा, अच्छा एफ का कोई भी बच्चा हुआ तो यहाँ पे ये प्लस माइनस बेटा बेटी कुछ हो सकता है। तो इसका बेटा बेटी कुछ होगा, तो ध्यान दीजिए इसका बेटा बेटी, ये इसका पिता हुआ, ये पिता का पिता, बोले तो इसका दादा हो गया, और ये दादा का भाई, बोले तो ये भी दादा लगा। तो पूछा है कि बी एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है, मतलब बी क्या लगेगा एफ के बाल बच्चा का? तो दादा लगेगा, सिंपल वर्ड में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सब समझने में। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न 79 में क्या दिया गया है? नीचे एक घुमाए हुए घन की दो स्थितियां दी गई हैं। जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगा तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि आपको बताना है कि 5 के अपोजिट कौन होगा। तो ऐसे प्रश्न को आसान करने के लिए आपको करना क्या है कि ये दोनों में क्या कॉमन है उस पर ध्यान दीजिए डियर। तो यहाँ पे कॉमन 5 है और 5 दोनों में मिल रहा है। आपको क्या करना है कि 5 लीजिएगा तो इसका क्लॉक वाइज चलिए, यानी कि 5 के बराबर में 1,2 लिखिएगा, और इसमें लीजिएगा तो 5 के बराबर में क्लॉक वाइज चलिए, दोनों में क्लॉक वाइज, नहीं तो दोनों में एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे 3 और 6 नजर आएगा। इसका यह मतलब हुआ 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 6। तो 5 का अपोजिट क्या होगा? ये जो पासा होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित होता है, जहां पे 1 3 2 6 5 है, एक 4 है जो नजर नहीं आ रहा है। तो याद रहे कि जो पीछे में होता है ना वो नजर नहीं होता है। 5 का अपोजिट हो गया 4 जो कि नजर नहीं आ रहा है। सही आंसर ऑप्शन डी। अब देखते हैं डियर अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है रिकवर्ड शब्द में ऐसे कितने वर्णों हैं, वर्ण के जोड़े हैं जिनमें शब्द में उनके बीच उतना ही वर्ण है जितने अंग्रेजी वर्ण क्रम में है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है ये जो लिखा गया है रिकवर्ड, ये जो लिखा गया है इसमें आपको बताना है कि वर्ण के ऐसे कितने जोड़े हैं, मतलब कितने ऐसे लेटर हैं जिसके बीच में उतना ही लेटर यहां पे होगा जितना कि रियल में है, एबीसीडी वाला में। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, यहाँ आर है ना, तो आर से आप गिनती करते चलिए, आर के बाद एस, एस बोले लेकिन एस आया नहीं ना यहाँ पे, तो नहीं लेंगे। टी यू भी, देखिए यहाँ पे भी बोले हैं, अभी आ गया। आर के बाद एस टी यू भी, इसके बीच में कितने अक्षर है डियर? 3 अक्षर है, और रियल में देखिएगा तो वहां भी 3 अक्षर होगा। तो आर एस टी यू भी, ये मिलने वाला जहां बोल वही मिल गया, पहला हो गया। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला अभी तक। ई के बाद पढ़ेंगे एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला। टी के बाद डी ई एफ जी एच आई नहीं मिला। ओ पी क्यू आर ये मिल गया, यहाँ आर पढ़े और आर मिल गया, ये दूसरा हो गया। एस टी नहीं मिला। वी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला। ई के बाद एफ जी एच नहीं मिला। आर एस टी नहीं मिला। ई एफ नहीं मिला। अब सीधा में सिर्फ 2 मिला। अब उधर से फिर गिनती करते आएंगे, इधर से गिनती कर लिए ना, अब इधर से गिनती करेंगे। डी के बाद ई आ जाता है तो एक और मिल गया, तो तीसरा हो गया। डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला। ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला। आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिला। ई एफ जी एच आई जे नहीं मिला। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला। ओ पी क्यू आर, देखिए ओ पी क्यू आर मिल गया ना, तो ये चौथा हो गया। सी डी ई एफ नहीं मिला, ओनली 4 ठो मिला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं डियर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या लिखा गया है? 2 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन सत्य है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो प्रतीत होते हैं। बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। करना क्या है,
ये साइलोगिज्म का प्रश्न है। तो जो कथन दिया गया है उसके अनुसार से एक डायग्राम बनाना है। जैसे लिखा गया सभी दुकान पार्क है, तो यहां मान के चलिए डियर, ये जो लाल वाला बना है, लाल वाला, ये दुकान है। ये क्या है डियर? दुकान। ये दुकान का डायग्राम है। सभी दुकान पार्क है, सभी दुकान पार्क है। तो मान लीजिए कि ये ब्लू वाला हम पार्क बना दिए, ये ब्लू वाला हो गया डियर पार्क, और सबका सब दुकान पार्क है, तो यानी कि ये पार्क के अंदर हो गया। और अगला में है कथन 2 में, कुछ दुकान स्कूल है। इसमें से कुछ ऐसा दुकान होगा जो स्कूल होगा। तो स्कूल के लिए ब्लैक वाला बनाते हैं, ये कुछ दुकान को लेकर के चला जाएगा, और ये हो गया डियर स्कूल, ये स्कूल हो गया। आपसे पूछा गया है निष्कर्ष में कुछ पार्क स्कूल है। देखिए ये कुछ पार्क जो है वो स्कूल में आता है क्या? ब्लैक वाला के अंदर आता है, बिल्कुल आ रहा है, यानी ये निष्कर्ष सही है। कोई पार्क, कोई स्कूल पार्क नहीं है, कोई स्कूल पार्क नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। कुछ तो है, तो ये गलत हो जाएगा। जब कुछ है तो कोई नहीं हो सकता, भला गलत होता है। कुछ पार्क दुकानें हैं, ये जो कुछ पार्क है ये दुकान में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि पार्क के अंदर दुकान है, तो कुछ पार्क दुकान हो जाएगा, ये सही है। तो जो फॉलो किया वह 1 और 3 सिर्फ किया, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में दिया गया, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये जो प्रश्न दिया गया है डियर, ये प्रश्न दिया गया है सीटिंग अरेंजमेंट से। लिखा गया कि 7 मित्र पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और केंद्र की ओर मुख करके। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हुए हैं, जिसमें कंडीशन दिया गया कि आर डब्ल्यू के बाईं ओर निकटतम स्थान पर और पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। पी और एस के बीच में केवल 2 मित्र बैठा है। क्यू जो है वी के बाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठा है। इसके सापेक्ष टी का स्थान क्या है? तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा, तो ये वृत्त बना लीजिए आप। जैसे ये वृत्त बनाएगा, एक परफेक्ट वृत्त बनाइए ताकि अच्छा लगे दिखने में, लेकिन आंसर ही तो निकालना है। यहाँ पे इसका केंद्र हो जाता है, और याद रहे कि जब केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा तो तीर का चिन्ह ऐसे दीजिएगा ताकि ये लगे कि केंद्र की ओर बैठे हुए। और जब केंद्र की ओर बैठेगा तो यहाँ पे आप खुद को सूचित कीजिए, रखिए यहाँ पे इंडिकेट कीजिए। तो आपका लेफ्ट इधर है, तो इस बैठने वाला का भी लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। इस प्रकार से 7 मित्र को बैठाना है। तो पहले 7 को चेन पार लीजिए, इसमें स्थान बना लीजिए। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, छठा स्थान, ये 7वां स्थान कर लिए। उसके बाद क्या करना है? कंडीशन पढ़ना है और बैठाते हुए चलना है। आर जो है डब्लू के बाईं और निकटतम स्थान। डब्लू को आप कहीं भी रख सकते हैं, आजाद हैं, लेकिन डब्लू के बाएं में निकटतम माने कि जस्ट बगल में आर होना चाहिए। यहां पे आर हो गया। तो आर के बारे में कंडीशन है कि ये डब्लू के बाईं और निकटतम स्थान पर और पी के बाईं ओर तीसरा, मतलब आर का 2 कंडीशन कि डब्लू के बायां में होना चाहिए पहला निकटतम, और पी के बायां में तीसरा। अब पी को कहां रखेगा ताकि ये तीसरा पड़े? तो डियर पी को यहां पे रखिए, तो पहला ये दूसरा पड़ा, उचित नहीं है। पी को यहां पे रखिएगा तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। पी और एस के बीच में केवल 2 मित्र बैठा हुआ है, तो पी और एस यहां नहीं रख सकते हैं, तो पी और एस यहां होगा। ये पी और एस के बीच में 2 व्यक्ति को बैठा दिया। और लिखा गया क्यू जो है वी के बाईं ओर निकटतम स्थान पर। क्यू जो बैठेगा वी के जस्ट बायां में। अब वी को कहां बैठेगा? वी को अगर यहां बैठाते हैं तो इसका बायां इधर होगा, जो कि एक सीट खाली है। तो वी को यहां बैठाइए तो इसके जस्ट बायां में क्यू बैठा हुआ है, क्यू यहां आ जाएगा। अब एक स्थान यहां पे बचा हुआ है, जो कि उसमें से टी नजर आ रहा है, जो नहीं बैठा है कहीं पे, तो टी को यहां पे बैठा दिए। अब आपसे पूछा गया प्रश्न में इसके सापेक्ष टी का स्थान। इसके सापेक्ष टी का स्थान, ये टी मतलब इसके दाहिने में कितना होगा या बाएं में कितना होगा? तो पहले लिखा गया ऑप्शन ए में दाईं ओर चौथा है, तो इसके दाहिनी ओर ये है, तो पहला दूसरा तीसरा ना, दाईं ओर तो तीसरा होगा। अब दाईं ओर तीसरा होगा तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दाईं ओर दूसरा नहीं हो सकता है, दाईं ओर चौथा नहीं हो सकता है। अब बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, बाईं ओर से चौथा आता है, यानी कि दाईं ओर से तीसरा, ये सही है। बाईं ओर से चौथा दिया ही नहीं गया ऑप्शन में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीदें समझ गए होंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या दिया गया है डियर? प्रश्न में दिया गया है कि एक पंक्ति में शादीक का सामने से 14वां क्रम है,
जबकि जोसेफ का अंत से 17वां क्रम है, तथा सदीक और जोसेफ के बीच में जेन है। यदि सदीक जोसेफ से पहले है तथा पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति है, तो सदीक और जेन के बीच कितने व्यक्ति हैं? हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, आपको करना क्या है कि ये हम चिन्ह को पारते हैं। अब इस लाइन में हमको 48 व्यक्ति को बैठाने का जरूरत नहीं है, लिखा गया है, कंडीशन है, तो बैठाएंगे नहीं, बैठाएंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर 108 व्यक्ति बोले तो क्या 108 लाइन बनाइएगा? बिल्कुल नहीं। ये तीर वाला को हम मानते हैं कि ये सामने से है, ये तीर वाला को सामने से, और ये हो गया डियर हम मान लेते हैं कि पीछे, ये हो गया पीछे। कंडीशन में दिया गया एक पंक्ति में सदीक सामने से 14वां, यदि इधर से आप गिनती करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, तो यहाँ पे सदीक आएगा। सपोज दैट यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ सदीक है, सदीक को हम दर्शा लेते हैं किससे? इससे सही रहेगा। सामने से 14वां है, जबकि जोसेफ का अंत से 17वां है। अब इधर से गिनती कीजिएगा पीछे से अंत से, तो यहां से जोसेफ मिलेगा 17वां। सपोज दैट कि यहां मान लेते हैं यहाँ पे जेफ और जोसेफ है, जेफ लिख देते हैं, जोसेफ हो गया, ये 17वां है। इधर गिनती करेंगे तो ये कितना आ जाएगा डियर? ये है 14वां, यह है 17वां, यहां से कोई दिक्कत नहीं। और ये किधर से, ध्यान रहे, अब इधर सामने इधर पीछे बोले तो इसको आप अंत भी लिख सकते थे क्योंकि अंत से पूछा है। अब ध्यान दीजिए, आपके अनुसार से इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा, तो एक आदमी जो बैठता है उसका पोजीशन लेफ्ट से और राइट से अलग अलग होता है। तो इधर ये सामने से बोला है, इसका मतलब ये राइट से बोला है डियर, तो ये राइट बराबर 14, ये अंत से बोला है, इधर से गिनती करेंगे तो ये लेफ्ट बराबर 17। यहां तक समझ में आ रहा है बात? अब आपको हम एक कंडीशन समझाते हैं, उसी कंडीशन के अनुसार से हम एक चीज लिखेंगे जो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे एक लाइन बना दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 रख दिए, A B C D, ये लेफ्ट है और ये राइट है। यदि आपसे हम पूछे डियर यहाँ पे B का स्थान हमको बताइए, तो B का स्थान अगर बोले तो इधर राइट से गिनती कीजिएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, राइट से हो गया तीसरा, और इधर लेफ्ट से गिनती कीजिएगा तो पहला, दूसरा, लेफ्ट बराबर कितना हो जाएगा? पहला, दूसरा। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल आदमी कितना है, यहाँ पे 4 आदमी। एक ही आदमी का पोजीशन राइट से 3 है, लेफ्ट से 2 है, और ये दोनों का आपस में जोड़ेगा तो 5 आएगा। जितना आदमी है उससे एक ज्यादा। इसका यह मतलब हुआ कि जोसेफ लेफ्ट से 17वां है, तो राइट से कितना होगा डियर? राइट से पूरे 48 आदमी है, तो 48 से ज्यादा यानी 49 आना चाहिए। तो 17 कितना में 17 जोड़ेंगे तो 49 आएगा, 32, तो राइट से है 32वां स्थान पर होगा, सिंपल। और हम ये राइट से 14 दिया गया है, इसका हम लेफ्ट से बोले तो कितना होगा? तो फिर 49 करना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट से 49 होना चाहिए जोड़कर, 35 हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा गया है कि सदीक और जोसेफ के बीच में जेन है, मतलब इसके जस्ट बीचों बीच जेन है। कौन है डियर? जेन, जेन नाम रख लेते हैं, जेन, जेन है। अब देखिए डियर कि लिखा गया कि यदि सदीक जोसेफ से पहले है, तो बिल्कुल ये सदीक सामने से जाइएगा, आइएगा उधर से, ये जोसेफ से बिल्कुल पहले, तो ये कंडीशन तो पहले ही बता चुके हैं। पूछा गया है कि सदीक और जेन के बीच में कितने आदमी हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सदीक और जेन के बीच में कितना आदमी है, उससे पहले जोसेफ और सदीक के बीच में कितना आदमी है, इसको निकालने के लिए करना क्या है, यदि आप जोसेफ का राइट से ले रहे हैं तो आप सदीक का लेफ्ट से लीजिए। नहीं, सदीक का यदि राइट से 32 ले रहे हैं तो यहां पे यदि जोसेफ का राइट से 32 ले रहे हैं तो सदीक का भी राइट से ले लीजिए 14। तो 32 और 14 का अंतर, या इसका यदि आप लेफ्ट से ले रहे हैं तो इसका भी लेफ्ट से, तो ये लेफ्ट का अंतर। तो राइट का अंतर या लेफ्ट का जब अंतर देखिएगा तो आ जाएगा डियर यहां से आपको कितना? 18। यहां से आपको कितना है डियर? 18। लेकिन 18 से आपको एक कम करना ऑलवेज। ये दोनों के बीच में क्रॉस डिफरेंस में जितना डिफरेंस रहेगा उससे एक कम, बोले तो 17। 17 का मतलब हुआ डियर कि 8 व्यक्ति यहां पे होगा और 8 व्यक्ति यहां पे होगा, और ये बीच में क्या है? जेन है। तो पूछा आपसे यही गया है, तो सदीक और जेन के बीच में, ये सदीक और जेन के बीच में कितना आदमी हो गया डियर? यहाँ जेन है, सदीक है, इसके बीच में कितना आदमी हो गया? 8 आदमी। नहीं दिख रहा है आपको? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। सिर्फ यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करना है कि क्रॉस डिफरेंस से एक कम करके इसका इधर लिख देना है, हाफ करके, क्योंकि ये बीचों बीच है।
उम्मीदें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं डियर अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न स्टार्ट होता है यहां से। प्रश्न में क्या लिखा गया है, निम्नलिखित आकृति में ये जो सर्कल है कठोर श्रम करने वाले को दर्शाता है, ये त्रिभुज गंभीर लोगों को, और ये जो वर्ग है बुद्धिमान लोगों को दर्शाता है। ऐसे कठोर श्रम करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान है लेकिन गंभीर नहीं है। बनाने का सबसे आसान तरीका, ये कठोर श्रम, ये जो है वृत्त, ये कठोर श्रम बोलिए या परिश्रम बोलिए, यहाँ पे श्रम लिखा गया, श्रम लिखिए। ये त्रिभुज जो है गंभीर आदमी को दर्शाता है, बिल्कुल गंभीर, और ये जो है बुद्धिमान को दर्शाता है, ये बुद्धिमान इसको दर्शाता है। तो ध्यान रहे, आपको बोला गया है गंभीर नहीं होना चाहिए, ये गंभीर नहीं होना चाहिए, मतलब याद रहे कि ये त्रिभुज के अंदर गिनती में नहीं होना चाहिए। गंभीर नहीं होना चाहिए मतलब गंभीर वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज के अंदर गिनती नहीं होना चाहिए, लेकिन कठोर श्रम हो और बुद्धिमान हो, मतलब ये दोनों कॉमन होना चाहिए। लिखा गया है ना, कठोर श्रम करने वाले की संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान है, दोनों कॉमन होना चाहिए। तो दोनों कॉमन यहाँ पे दो, हमको सिर्फ दो मिल रहा है जो दोनों में कॉमन है, वहां की और नहीं मिल रहा है। अगर एक के बारे में बात करेंगे तो ये गंभीर है, इसलिए गंभीर नहीं होना चाहिए, काट दिए। इसलिए ओनली वन क्या है, टू व्यक्ति, जो कि ऑप्शन 2 में बी में दिया गया है। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और रीजनिंग का ये लास्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया है 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं और वे कैरम बोर्ड के चारों ओर बैठे हुए हैं। मान लेते हैं कि ये कैरम बोर्ड है, सपोज दैट ये कैरम बोर्ड है, ठीक है। 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, सपोज कैसे बैठा है, इसके सामने ये, इसके सामने ये और इसके सामने ए। बोला है कि बी जो है सी के दाईं ओर है, बी को अगर हम यहाँ पे बैठा दिए, ये सी के दाहिने में होना चाहिए, इसका मतलब सी को यहां रखें तभी तो इसके दाहिने में बी होगा। और डी जो है ए के बाईं ओर, अब ए को यहां बैठाएंगे तो दाहिने हो जाएगा, ये ए को यहां बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर में डी हो जाएगा। यहां पर खुद को बैठा करके चेक करना है, सी के बाईं ओर कौन है। अब सी के बाईं ओर बोले तो यहाँ पे ए है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो गया। समझे, ये आंकड़े अपर्याप्त देख के आपको नहीं मानना है। तो यहां समाप्त होता है डियर रीजनिंग का प्रश्न। अब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का प्रश्न। बेसिक कंप्यूटर का जो पहला प्रश्न है डियर, वो लिखा गया कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज। और अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आपको चार्ल्स बेबेज ही आंसर देना है। चलिए अब देखते हैं डियर अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रहे कि कंप्यूटर में एक ना एक प्रश्न कम से कम आपको आएगा फुल फॉर्म से, तो जितना भी कंप्यूटर संबंधित फुल फॉर्म है आप याद कर लेंगे। तो IDN का जो डियर फुल फॉर्म होता है वह होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, यानी कि ऑप्शन बी, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम IDN का फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जब आप कोई लैपटॉप खरीदते हैं या कोई डेस्कटॉप लेते हैं तो उसमें आप डलाते हैं ना, विंडोज डलाते हैं, या आप उसमें लिनक्स जो विंडोज डलाते हैं तो उसमें चलाने का सिस्टम कुछ और रहता है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी प्रकार से आप लिनक्स को भी डला सकते हैं, और शुरुआत में डॉस था सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए ओरेकल, आंसर मारेंगे कि ये तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। आंतरिक हिस्सा में रैम होता है, वीडियो कार्ड होता है, मदरबोर्ड होता है, तो इसका मतलब फ्लैश ड्राइव नहीं है। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी, स्मृति का मतलब मेमोरी, मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय स्मृति मेमोरी जो होता है ना, सेकेंड मेमोरी, वह अर्धचालक पर आधारित नहीं होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न में लिखा गया है URL क्या है। तो URL का क्या है, इसका जो हिंदी याद रखना है आपको, ध्यान, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता, इसको हम बोलते हैं URL। यदि आपसे पूछा जाए कि डियर URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। URL का जो फुल फॉर्म होता है
डियर ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये है यूआरएल का फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखना है आपको, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है फुल फॉर्म में। और नेक्स्ट है डियर 92, कंट्रोल प्लस भी को प्रेस करने पर क्या होता है। अब सबको पता है कि कंट्रोल प्लस भी को जब पेस्ट करते हैं तो जो चीज हम कॉपी किए हुए रहते हैं वो पेस्ट हो जाता है। आपके डॉक्यूमेंट में जहां कर्सर है वहां बड़ा भी टाइप होता है ना 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 ना, सिलेक्ट की गई आइटम क्लिप बोर्ड से पेस्ट हो जाती है। बिल्कुल जो आइटम को आप सिलेक्ट किए हुए हैं, कॉपी किए हुए हैं, वह अपने आप क्या हो जाती है डियर, पेस्ट हो जाती है, क्लिप बोर्ड से पेस्ट हो जाती है। सिलेक्ट की गई आइटम क्लिप बोर्ड में पेस्ट हो जाती है। ये यहाँ पे से लिखा गया और यहाँ पे में लिखा गया है, तो देखकर आपको घबराना नहीं है। आइटम क्लिप बोर्ड से पेस्ट हो जाते हैं, वहां से उठकर पेस्ट हो जाएगी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 में क्या लिखा गया है कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। बारकोड रीडर नहीं, ये तो स्कैन करने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान, ये भी नहीं। टच पैड भी आप नहीं दे सकते हैं। इसका सही आंसर आपको ध्यान रखना है ऑप्टिकल मार्क पहचान, ये ध्यान आपको रखना है। अब आते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। इनपुट डिवाइस का मतलब जहां से आप कमांड सेंड करते हैं कुछ करने के लिए कंप्यूटर में, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस, माउस हो गया। उसी प्रकार से डियर ये एक जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक उसको कहते हैं जिससे गेम खेला जाता है। तो जब आप गेम खेलिएगा तो आप कंप्यूटर को कमांड ही देना कि लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, ऊपर जाइए, नीचे जाइए। तो जॉयस्टिक एक क्या है, कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो प्रिंटर हो गया। उसके बाद अगर आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो डिस्प्ले हो गया, मॉनिटर, जो अंदर कंप्यूटर में कुछ भी होता है उसको हम देख पाते हैं आउटपुट के माध्यम से। तो इस प्रकार से वो सब आउटपुट है और ये इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 5, क्या लिखा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होती है, शॉर्टकट की दबानी होती है। तो जब 2016 आप चलाएंगे माइक्रोसॉफ्ट 2016, तो पैराग्राफ में जो भी फॉर्मेट है उसको हटा देना है। तो उसमें आपको डियर क्लिक करना पड़ेगा Ctrl+Q, याद रखना है Ctrl+Q, ये आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 96, Alt+Tab डैश डैश एक शॉर्टकट है। अब सबको पता है कि जब Alt+ आप टैब दबाते हैं तो जितना आप प्रोग्राम कंप्यूटर पर खोले हुए हैं, एक बार Alt+ टैब दबाइएगा तो अगले प्रोग्राम की तरफ चले जाइएगा, मतलब प्रोग्राम चेंज होते रहता है। खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करना, वर्तमान प्रोग्राम में एडिट मेनू विकल्पों को खोलना, ये गलत हो जाएगा। चयनित वस्तु को कट करना, वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेनू को विकल्पों को खोलना, गलत। क्या होगा सही आंसर, खुले प्रोग्राम हो, जो भी प्रोग्राम ओपन है स्विच करना का मतलब इस प्रोग्राम से उस प्रोग्राम पे, उस प्रोग्राम से उस प्रोग्राम पे जाने के लिए Alt+ टैब का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रश्न में दिया गया भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। ध्यान रखना है भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। कब हुई थी डियर, 15 अगस्त 1995 को हुई थी। अब देखिए डियर प्रश्न संख्या 98, क्या लिखा गया है कि टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। जब आप टैब दबाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जो कर्सर है यहां से उठकर वहां चला जाएगा, यानी कि कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए आप टैब का यूज करते हैं। तो पहला सही है। पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, बिल्कुल पैराग्राफ को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए भी आप कर्सर टैब का यूज कर सकते हैं। ए और बी यहाँ पे सही है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है कि ए और बी दोनों सही है, बाकी सी गलत हो जाएगा। यहां तक समझ गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लिखा गया है पहला व्यावसायिक वायरस का निम्न में से क्या नाम है। पहला जो व्यावसायिक वायरस है उसको हम नाम दिए हैं, हम नहीं, वैज्ञानिक लोग जो नाम दिए हैं उसका नाम है डियर ब्रेन वायरस। याद रखना है, ध्यान रखना है, ब्रेन वायरस। और नेक्स्ट डियर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, टीसीपी और आईपी किसने बनाया। ऑलवेज याद रखना है, ध्यान रखना है कि टीसीपी और आईपी जो बनाया है
उसका नाम है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो यहां तक कंप्यूटर का प्रश्न हो जाता है समापन, प्रश्न संख्या 100 में। अब चलेंगे डियर हिंदी की तरफ, फिर इंग्लिश की तरफ और फिर जीके जीएस की तरफ। अब देखिए डियर इंग्लिश का प्रश्न, और इंग्लिश का प्रश्न स्टार्ट होता है 21 से। डायरेक्शन में लिखा गया है 21 और 23 के लिए, 21 से 23 के लिए। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। जैसे यहां पे लिखा गया हैविंग और शोइंग नो इमोशंस, इसका हम हिंदी इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप पढ़ पढ़ के तुरंत फास्ट आंसर दे पाएंगे। साथ में ही आप क्या करेंगे, इसको कॉपी पर उतार लेंगे। अब बार बार सुनकर जब लिखेंगे तो आपका समय व्यर्थ जाएगा। इससे बेस्ट है कि आप इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न होता है। जब आप लिखेंगे कॉपी पर तो आपको अधिक से अधिक याद होगा और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे इंग्लिश के एग्जाम में, और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे इंग्लिश, और अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं इंग्लिश में। तो जैसे लिखा गया हैविंग और शोइंग नो इमोशन, इसका मतलब होता है कि अपने इमोशन को यानी कि भावना को प्रदर्शित ना करना या शो ना करना, नहीं दिखाना। इसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे डियर, इम्पैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण। सहानुभूतिपूर्ण का मतलब कि जिसके पास सहानुभूति है, सहानुभूति को रखने वाला है, ठीक ना। अपैथेटिक का मतलब उदासीन। अब देखिए जिसके पास कोई इमोशन नहीं है, उन अपना इमोशन को शो नहीं कर रहा है या अपना इमोशन को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, अपैथेटिक यानी उदासीन, चुपचाप बैठल है। जिसका करेक्ट आंसर आप पढ़ के बता सकते थे कि अपैथेटिक इसका सही आंसर है। बाकी सिंपैथेटिक नहीं होगा, इसका मतलब सहानुभूति होता है। और कॉम्पासिनेट नहीं होगा, जिसका मतलब करुणामय होता है। इससे आप कर लेंगे और कुछ कुछ याद भी करेंगे आप वर्ड मीनिंग। जितना वर्ड मीनिंग आपको याद रहेगा इंग्लिश में, आपको उतना हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न लिखा गया, एन एनिमल दैट कैन लाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। यही तो लिखा गया। कहने का मतलब है कि उस एनिमल को हम क्या कहते हैं जो पानी में भी रहता है और लैंड पे यानी कि भूमि पे भी रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे। क्या उसको हम कार्निवोर बोल सकते हैं, मांसाहारी? नहीं बोल सकते हैं। मांस खाने वाला को बोलते हैं। मैमल बोल सकते हैं, स्तनपाई नहीं। जो दूध पीने वाला बच्चा हो तो उसको मैमल बोलते हैं। एम्फीबियन बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है उभयचर। इसका मतलब जो पानी में भी रह सकता है और लैंड भूमि पे भी रह सकता है। तो 100% आप बोलेंगे सर उभयचर ही इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से वर्ड मीनिंग को आपको लिखना है, याद भी करना है, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में क्या लिखा गया है, एन एडिशनल रिमार्क्स एट द एंड ऑफ लेटर्स आफ्टर द सिग्नेचर। जैसे कोई लेटर आप लिखे, सिग्नेचर कर दिए, लेकिन पता चला कि अभी भी कुछ इसमें छूट गया है। अब उसको उस पर लिखना चाहते हैं, तो उस लिखावट को आप क्या कहेंगे। तो क्या उस लिखावट को आप एब्रीविएशन बोल सकते हैं, संक्षेप? बिल्कुल नहीं, संक्षेप तो कर नहीं सकते उसको। सैल्यूटेशन, अभिवादन? बिल्कुल नहीं, अभिवादन तो आप पहले ही कर दिए हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट बोल सकते हैं। परिशिष्ट भाग, परिशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ भाग, बिल्कुल यही सही होगा। परिशिष्ट भाग इसको आप बोल सकते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। अटैचमेंट उसको नहीं बोल सकते, अटैचमेंट उसको बोला जाता है जो अलग से कुछ उसमें स्टिच किया जाता है। समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और डियर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये 24 से लेकर 26 तक का डायरेक्शन दिया गया है। लिखा गया है इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर्स। मतलब आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। ये जो लिखा गया है गैलेंट, ये गैलेंट का मतलब होता है वीर, बहादुर। कोरेजियस, साहसी। यहां पे उल्टा बताना है तो याद रखिए ये वीर और साहसी दोनों एक ही बात हो जाएगा। वैलिएंट, बहादुर, ये दोनों एक ही बात है। हेरोइक, वीर रस, ये भी वही बात है। इसका ये सब साइनोनिम्स है। और आगे है लिखा हुआ कवार्डली, इसका मतलब होता है कायर। तो आप सभी को पता है कि वीर का उल्टा हम कायर बोल सकते हैं, जो पीछे हट जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कर लेंगे ये सब, नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हार्टी। हार्टी का मतलब होता है हार्दिक, जो दिल से माने। हार्दिक दिल से माने या मिलनसार, जिसका दिल सबसे मिलता है, सबसे मिलजुल के रहता है, इसको हम बोलते हैं हार्टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब सौहार्दपूर्ण। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। रोबस्ट, मजबूत, हो सकता है? बिल्कुल नहीं।
अलूफ अलग, और वार्म गर्म। जो सबसे मिलकर रह सकता है, जिसको मिलनसार बोल सकते हैं, उसका जस्ट अपोजिट तो यही होगा, अलग। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा अलूफ। कोई दिक्कत नहीं समझने में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न लिखा गया है रीजन। रीजन में मतलब होता है शासन। जिसे बोला जाता है कि उस रीजन में आप क्या किए। नीतीश कुमार के रीजन में आपने क्या किया, लालू प्रसाद के रीजन में आपने क्या किया, नरेंद्र मोदी के रीजन में आपने क्या कर रहा है, बहुत सारा बात होता है। तो रीजन का मतलब होता है शासन। अब इसका अपोजिट बता रहे हैं, तो क्या मैनेज हो सकता है क्या, प्रबंध, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इन्फ्लुएंस हो सकता है, प्रभाव, बिल्कुल नहीं हो सकता है। गवर्न, राज्यकाल हो सकता है, ये भी तो ये शासन का ही बात हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। इल्ड का मतलब यहाँ पे फसल लिखा हुआ है, फसल। और ये फसल के साथ साथ इल्ड का एक और मीनिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं दासत्व, मतलब दास जो बना के रखता है। जैसे अभी कोई राजा है और राजा के बाद जितने भी आदमी बचे वो सब प्रजा हुआ, यानी कि दास हुआ। तो इल्ड का अर्थ फसल के साथ साथ इसका एक और अर्थ होता है दासत्व, यानी कि प्रजा, जिसको हम बोल सकते हैं प्रजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन बी। बाकी ये डी, ये रीजन का ही साइनोनिम्स है, और मैनेज एक अलग चीज है, प्रबंध, और इन्फ्लुएंस, प्रभाव, एक अलग चीज है। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न स्टार्ट होता है यहां से 27 से 29 तक में। 27 से 29 तक में अगर पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे डायरेक्शन को, इसमें लिखा गया है चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड है, इसको सही में कौन बढ़िया मीनिंग दे रहा है, सेम टू सेम मीनिंग। इसे चोक का मतलब गला घोटना होता है। तो स्लैश मतलब आलोचना करना, निंदा करना, हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। चुप मतलब काटना, हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ब्लॉक अवरोध करना, हैक मतलब किराए का। गला घोटना किसी का या उसको ब्लॉक कर देना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अवरोध पैदा करना। किसी का गला घोट रहे हैं मतलब आप अवरोध पैदा कर रहे हैं उसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लॉक। ये सही मीनिंग इसका दे रहा है ब्लॉक। बाकी चुप और आलोचना करना किराए का नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लिखा गया है मार्वेलस मतलब अद्भुत, आश्चर्यजनक। डेंजरस हो सकता है क्या, इसका सेम मीनिंग लग रहा है, डेंजरस, बिल्कुल नहीं हो सकता। इनोसेंट मासूम, बिल्कुल नहीं हो सकता है। चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब बचपना, बचकाना भी बोल सकते हैं, ये बच्चे से जुड़ा हुआ बात है। वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, बिल्कुल ये सेम मीनिंग दे रहा है। मार्वेलस या वंडरफुल, इसको आप एक और चीज बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, जैसे कोई कहता है ना कि ये बिल्कुल यूनिक है, यूनिक को भी आप आश्चर्य बोल सकते हैं या अद्भुत बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ये सब। अगला प्रश्न यहां से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट क्या, अभी तो है इसमें प्रश्न बचा हुआ। 29, डिसरप्ट, डिसरप्ट बाधित। अब देखिए कि कौन सा बाधित का मीनिंग सही में एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है। डिस्कस चर्चा करना, थोड़ा भी मिलता जुलता है, बिल्कुल नहीं, हटा हुआ है। डिस्टर्ब परेशान करना, बाधित करना और परेशान करना दोनों तो बात एक ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिएगा डिसएग्री, असहमत, गलत हो जाएगा। और डिसग्रेस मतलब अपमान, गलत हो जाएगा ये। ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, 30 से लेकर 32 की तरफ। 30 से 32 की तरफ में क्या लिखा गया है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम्स या फ्रेज। इडियम्स और फ्रेज इन द बोल्ड इन द सेंटेंस। जो बोल्ड में लिखा गया है ना, इसको हम बोलेंगे इडियम्स या फ्रेज, ये दिया गया है। इसका क्या मीनिंग होता है, वही मीनिंग आपको ये पूरे ऑप्शन में बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है पेइंग थ्रू द नोज। पेइंग थ्रू द नोज का मतलब हुआ नाक से किसी को पेमेंट करना, पैसा देना, लेकिन ये तो गलत मीनिंग है। इसका सही अर्थ होता है जरूरत से अधिक पैसा देना। पेइंग थ्रू द नोज, जरूरत से अधिक पैसा देना। तो पेइंग लेस देन नेसेसरी, ये तो गलत हो जाएगा, जरूरत से कम हो गया। पेइंग टू मच, अधिक पेमेंट करना, इसका मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा ये। पेइंग द राइट अमाउंट, राइट अमाउंट होता तो ये पेइंग थ्रू द नोज होता ही नहीं, इसका इडियम्स, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए डियर प्रश्न संख्या 31 लिखा गया है, ये जो इडियम्स ऑफ फ्रेज है, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब इसका क्या मीनिंग होगा, इसको पढ़ने से पहले आप क्या कीजिए, यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हीज, बाई को छोड़िए, हीज परचेजिंग फर्नीचर बिफोर बाइंग अ हाउस, मतलब घर खरीदने से पहले आदमी फर्नीचर खरीद लिया। इसका मतलब क्रम का उल्टा पुल्टा हो गया, पहले कुछ करना चाहिए था, कर लिया कुछ। तो सही मीनिंग कौन दे रहा है, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, जरा चूज कीजिए। डूइंग थिंग्स
कॉन्स्पिक्यूलोसली हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। कॉमिटिंग ए ग्रेट क्राइम, ना ये भी नहीं हो सकता है। डूइंग अ थिंग इन द राइट वे, ये सही दिशा में तो काम नहीं किया है, ये भी नहीं हो सकता है। डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग वे, एकदम गलत दिशा में काम किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए डियर प्रश्न संख्या 32 लिखा गया व्हाट एक्ट यू वांट टू बिकम ए सोशल वर्कर। एक्ट यू वांट का मतलब होता है प्रेरित करना। आपको याद करना पड़ेगा इडियम्स और फ्रेज, जैसे मुहावरा आप लोगों को याद करते हैं हिंदी में, उसी प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। एक्ट यू वांट का मतलब होता है प्रेरित करना। अब प्रेरित करना का अर्थ कौन दे रहा है इसमें? क्या हिंडर्ट दे रहा है? निश्रद्ध नहीं दे रहा है। डिस्करेज दे रहा है? हतोत्साहित नहीं दे रहा है। डैम्पेंड दे रहा है? गीला करना? बिल्कुल नहीं दे रहा है। क्या अर्जेंट दे रहा है? प्रेरणा करना? बिल्कुल दे रहा है। प्रेरित करना प्रेरणा करना दोनों तो एक ही है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन ए। इस प्रकार से अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 33 स्टार्ट होता है यहां से। प्रश्न में क्या लिखा गया है डियर? 33 से लेकर 37 तक। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। ये जो बचा हुआ है ना बीच में खाली स्थान, इसमें आपको भरना है, लेकिन इसके बाद को पहले समझिए कहना क्या चाहता है। लिखा हुआ है दोज हु डैश 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 ऑफ देयर रिचेज आर ट्रूली रिच, मतलब जो रियल में वास्तव में अमीर होता है वो अपने आप को अमीर नहीं बताता है। वो कौन आदमी होता है? या जो अपने आप को अमीर नहीं है, वास्तव में अमीर नहीं है और अपने आप को अमीर बता रहे कि हम बहुत पैसे वाले हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? अनाउंस बोल सकते हैं, घोषणा गलत हो जाएगा। क्लेम दावा गलत हो जाएगा। प्रिटेंट मतलब बहाना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बोस्ट बोल सकते हैं, डिंग या झूठा गर्व होता है ना, आदमी कहता है कि डिंग मार रहा है, इससे बोला कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अगला साल ये लेने वाले हैं, पिछला साल ये लिए थे, इसको हम इतना ही बेच दिए, हमको अभी इतना आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? डिंग मार रहा है। जब उसके पास ना हो और बोले कि हम एकदम अमीर आदमी हैं, तो समझिए कि वो डिंग मार रहा है। और ऐसे भी जो अमीर आदमी होते हैं वो आपको बोलेंगे नहीं कि हम अमीर हैं, जो अमीर नहीं होते वही बोलते हैं कि हम ज्यादा अमीर हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बोस्ट यानी डिंग या झूठा गर्व। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 34 में क्या लिखा गया है? दे डैश अ सेपरेट कैबिन टू ईच एम्प्लॉय। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक कैबिन को देना। देना का मतलब आवंटित करना। आवंटित करना बोले तो अलॉटेड। आप प्रत्येक कर्मचारी, आपके पास जितने भी कर्मचारी ऑफिस में, सबको आप क्या कर रहे हैं? एक एक कैबिन दे रहे हैं रहने के लिए, यानी कि आप सबको अलॉटेड कर रहे हैं, सबको आवंटित कर रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे सब। अगला सवाल डियर स्टार्ट होता है यहां से, प्रश्न संख्या 35 में क्या लिखा गया है? आई डोंट हैव इनफ मनी टू डैश फोटोग्राफी एज अ सीरियस हॉबी। मतलब मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम फोटोग्राफी का एक कोर्स कर सके या अपना हॉबी को अपना प्रेरणा बना सके। ये सीरियस हॉबी, फोटोग्राफी सीरियस हॉबी या लक्ष्य रख सके, सीरियस रह सके हम फोटोग्राफी कोर्स में, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। असिस्ट गलत हो जाएगा। इन लिविन सजीव ये भी गलत हो जाएगा। अनटाई खोलना ये भी गलत हो जाएगा। परस्यू का मतलब था लक्ष्य रखना, मतलब कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फोटोग्राफी करने का एक लक्ष्य रखें या उसका हम आदत बनाएं। तो सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन डी। उम्मीद है याद हो गया होगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लिखा गया है डियर आई फेल्ट हंग्री अराउंड मिडनाइट बट देयर वाज डैश डैश एनीथिंग इन द फ्रिज। इसका मतलब हुआ कि मैंने महसूस किया आधी रात के आसपास कि मुझे भूख लगा हुआ है। बट देयर वाज एनीथिंग इन द फ्रिज, मतलब बहुत मुश्किल से फ्रिज में कुछ मिला नहीं। ऐसा भी हो सकता है, मतलब आप खोजने गए फ्रिज में खोजने जाइएगा, आपको भूख लगा तो प्रचुर मात्रा में कुछ मिला। लिखता आई फेल्ट हंग्री अराउंड मिडनाइट बट देयर वाज एनीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो एनीथिंग का यहाँ पे बात नहीं होता। प्रचुर नहीं हो सकता है, प्रचुर मतलब ज्यादा, केवल भी नहीं हो सकता है, और यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से मैंने खोजने गया लेकिन कुछ मिला नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डली, ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में क्या लिखा गया है?
न्यूटन डिस्कवर्ड द डैश डैश ऑफ ग्रेविटी व्हाइल वाचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री। मतलब न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कब दिए थे, कैसे दिए थे, क्या देखे थे कि जब सेब जो है पेड़ से धरती पर गिर रहा था। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं विश्वास, कोड, प्रिंसिपल, देसिस, प्रसंग। बिल्कुल बोलिएगा कि सर ये प्रिंसिपल सही हो जाएगा। सिद्धांत दिए थे ग्रेविटी का न्यूटन, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आइए डियर प्रश्न संख्या 38 की तरफ। 38 में क्या लिखा गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ व्हिच वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एज द आंसर। मतलब गलत जो वर्ड लिखा गया उसको आपको चूज करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा गया डियर थैंक्स गिविंग, धन्यवाद, ये सही लिखा गया है। थर्मोमीटर का मतलब पता है कि थर्मामीटर मतलब ताप मापने वाला यंत्र होता है, ये भी सही लिखा गया है। थ्रो आउट सर्वत्र, सभी जगह, ये भी सही लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे थ्रेट का मतलब आप सभी को पता है धमकाना होता है। थ्रेट मतलब धमकी देना। THR, देखिए जब आपको पूछे कोई कि थ्रेट का हिंदी इंग्लिश का होता है स्पेलिंग THREAT, थ्रेट। लेकिन यहाँ पे देखिए THRE एक छूटा हुआ है यहाँ पे, इसीलिए ये हो जाएगा डियर गलत। थ्रेट टेंड हो जाएगा गलत, इसलिए इस गलत हो जाएगा, सही ये होगा इसका। उम्मीद है समझ गए होंगे। और याद रहे कि आगे 39 नंबर, इसमें आपको बताना है कि मिसस्पेल्ड मतलब कौन सा गलत वर्ड लिखा गया है। इसका आंसर आप खुद ही देंगे, ठीक ना, इसका आंसर आप खुद ही देंगे, इसका भी आंसर आप खुद देंगे, इसका भी आंसर आप खुद देंगे 39 नंबर और ये 40 नंबर, दोनों का आंसर आप खुद ही देंगे 2 प्रश्न का। तो यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं डियर जीके जीएस की तरफ। और प्रश्न संख्या फर्स्ट जीके जीएस का है ये 41, जो लिखा गया है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBA, इसका शॉर्ट फॉर्म है, वर्ष डैश डैश में पेश किया गया था। तो याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो है यह 2003 में पेश किया गया था। ये 2003 में पेश किया गया था। यदि आपसे पूछता कि लागू कब किया गया था, प्रभाव में कब से आया था, तो आपका आंसर होना चाहिए था 2004। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पेश किया गया था तो 2003, और लागू का बात करेगा तो 2004 याद रखना है। अब देखिए डियर 42 में लिखा गया अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है। तो SLR का जो पूर्ण रूप है डियर वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको आपको ध्यान रखना है कि SLR का फुल फॉर्म ये होता है। फुल फॉर्म वाला आपको पूछा ही जाएगा, तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 43 में क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। पहला है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है ध्यान रखना है ये कर्नाटक में पड़ता है डियर। कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है डियर कर्नाटक में। और दूसरा है संदूर राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है डियर पाकिस्तान में। ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहां पे पड़ता है, तो ये खैबर दर्रा के बीच में पड़ता है, ठीक ना। और दाची गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो डियर ये जो है ये जम्मू कश्मीर में है। दाची गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में, JNK लिख लीजिए। और बाल पक्रम ये जो राष्ट्रीय उद्यान है डियर ये पड़ता है आपका असम में। तो कौन है जो भारत में नहीं है, तो आप पकड़ लेंगे कि ऑप्शन बी जो है संदूर राष्ट्रीय उद्यान, ये पाकिस्तान में खैबर दर्रा में है, यानी कि ये भारत में नहीं है। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो जो वो हुआ था 1938 में, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। तो ये हरिपुरा में हुआ था, और हरिपुरा पड़ता है डियर गुजरात में। याद रखना है कि ये हरिपुरा में हुआ था और हरिपुरा पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। अस्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपको याद रखना है रैयतवारी बंदोबस्त, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लिखा गया है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता कौन किया था, या अध्यक्षता की गई वह किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखना है, ध्यान रखना है, महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट
अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लिखा गया है भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो भारतीय ध्वज का डिजाइन का श्रेय इनमें से पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ? मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ होता है उसका वैल्यू कम जाना। तो ये जो हुआ था डियर फर्स्ट टाइम 1949 में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखना है भी आकार के घाटी का निर्माण युवा नदी के द्वारा होता है। किस नदी के द्वारा होता है डियर? युवा नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, लिखा गया है पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप मिस्टेक से भी 18 वर्ष नहीं मारेंगे, ये गलत है। 18 वर्ष जो होता है ये चुनाव लड़ने की आयु नहीं होता है, ये वोट डालने की आयु होता है। चुनाव लड़ने की मिनिमम आयु होती है न्यूनतम 21 वर्ष। ध्यान रखना है 21 वर्ष, 18 वर्ष नहीं मारना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है? संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक है। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक है, क्या है? तो ये है डियर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, प्रश्न में लिखा गया है किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की है? क्या लिखा है कि किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की है? इसका सही आंसर होगा, ये करेंट अफेयर्स है, मलेशिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मलेशिया। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है? तो ध्यान रखना है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वह मिला है सुरराय पोटू के लिए। ध्यान रखना है सुरराय पोटू के लिए। निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेने को अदालती भाषा में क्या कहा जाता है? इसको डियर अदालती भाषा में बोला जाता है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट, ये ध्यान रखना है कि किसी भी निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति में प्रयोग करने को जो कानून में लिखा गया अदालती भाषा में, वो लिखा गया कन्फिस्केट वर्ड में लिखा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा शुरू करना चाहता है उसे क्या कहते हैं? तो डियर उसे कहते हैं कंप्लेंट। उसको कहते हैं डियर कंप्लेंट। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 में लिखा गया है चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो चूना जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है डियर, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रश्न में लिखा गया है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए एक समय को डैश डैश कहते हैं। तो लिए एक समय को हम बोलते हैं उसको आवर्तकाल। ध्यान रखना है कि किसी वस्तु द्वारा दोलन को पूरा करने में के लिए एक समय को बोला जाता है आवर्तकाल। क्या याद रखना है डियर? आवर्तकाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? आप सभी को पता है कि पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। तो 2x गुणसूत्र, डबल एक्स तो नहीं हो सकता, ये तो महिला में होती है। एक्स गुणसूत्र, XX गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र। तो एक्स गुणसूत्र भी पुरुषों में पाया जाता है, वाई गुणसूत्र भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट आंसर वाई गुणसूत्र ही होगा परफेक्ट आंसर, ठीक ना। अगर एक्स के बारे में पूछे तो एक्स से महिला को ही पता चलता है, लेकिन एक्स वाई दोनों रहता है तो पुरुष का पता चलता है, जो कि सबसे डिफरेंट महिला पुरुष के लिए वाई है, इसीलिए वाई का आंसर देना है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 में लिखा गया है इथेनॉल का सूत्र है। इसमें इथेनॉल का कौन सा सूत्र लिखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है C2H5OH, ये जो है डियर इथेनॉल का सूत्र है। अब लास्ट जो प्रश्न आ गया जीके का, वो प्रश्न है इस सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है? तो डियर इसको बोला जाता है अपवर्तक सूचकांक। क्या बोला जाता है डियर? अपवर्तक सूचकांक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। तो यहाँ पे जीके भी समाप्त हो जाता है और आपको हम मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर सब करा दी, और लास्ट ये जीके का प्रश्न है। तो डियर आज के लिए इस क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 3 में। तब तक आप लोग को क्या करना है, इससे प्रैक्टिस करना है, जो भी डाउट हो उसको कमेंट्स करना है, या ग्रुप में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी भेज सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि मेरा और भी मोटिवेशन बढ़े, तो मैं आप लोगों के लिए लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लाते रहूँ। तो
आखिरकार अगर इतना सब्जेक्ट को पढ़ाने में कहीं भी कोई मुझसे भूल चूक हुई होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, आप सुधार लेंगे और मुझे दिखाएंगे किस तरह आप यहाँ पे गलती किए थे। लेकिन मैं ये सब का प्रोफेसर नहीं हूँ, बस आप लोगों के प्यार के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बाकी मैथ रीजनिंग में भी कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। इस क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।